आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से आप ही के चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले 1.5 महीने में यानी कि 2 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में जो एसएमई आईपीओ आए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनमें से जो खराब रहे हैं वो क्यों खराब रहे हैं या उनके पीछे एक कॉमन रीजन ऐसा क्या था जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है, और साथ में हम देखेंगे कि इसमें लर्निंग क्या रही और आगे हम किस तरह से बिहेव करें, क्या हमारा रूल ऑफ 5 सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, और साथ में पूरे डेटा का एनालाइज करेंगे। और हाँ, ये जो डेटा तैयार किया है उस डेटा के लिए 3 एक्सेल सीट में इस वीडियो के लिंक में भी लगा दूंगा। आप चाहें तो आप भी उनको एनालाइज कर सकते हैं और एनालाइज करके अपने हिसाब से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ओरिजिनल बात करने के लिए कि एसएमई आईपीओ क्या मौका या धोखा, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें रियली मैनिपुलेशन हो रहा है, और यदि हो रहा है तो इनमें मैनिपुलेशन कौन कर रहा है। इतना तो पक्का है कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, न करते हैं। मेन मैनिपुलेशन कौन कर सकता है? या तो एचएनआई कर सकता है जिसके पास मल्टीपल लॉट हो, या मेजरली जिसके पास स्टॉक किसके पास है, क्यूआईबी के पास है, एंकर के पास है, या फिर वो जिनको इश्यू से पहले प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा मिला हुआ है या शेयर्स अलॉटमेंट मिले हुए हैं वो कर सकते हैं इसमें मैनिपुलेशन, या जिनके पास बड़ा स्टेक हो वो एचएनआई भी इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आईपीओ आने से पहले प्री आईपीओ में अलॉटमेंट ले लेना, जो कंपैरेटिवली 10-20% सस्ता भी हो सकता है आईपीओ प्राइस से, और साथ में बड़ी क्वांटिटी। आज हम तो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं लेकिन उनको बड़ी क्वांटिटी एक साथ मिल जाती है। लेकिन एक जरूर बात है कि उनके साथ लॉक इन पीरियड चलता है जो लिस्टिंग से 6 महीने या 12 महीने तक का रहता है। लेकिन यदि उनको 6 महीने और 12 महीने तक होल्ड करना है तो उसका प्राइस भी होल्ड करवाना पड़ेगा, और वो प्राइस होल्ड करने के लिए हो सकता है वो स्टॉक को कॉर्नर भी कर लेवे। दूसरे केस हुआ एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर को भी फर्म अलॉटमेंट मिलता है, और जब एंकर को फर्म अलॉटमेंट मिलता है तो कौन डिसाइड करता है कि किस एंकर को कितना दिया जाना चाहिए? तो यह लीड मैनेजर डिसाइड करता है या मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसको कितना दिया जाना चाहिए, या वो किस एंकर को अपनी बैलेंस शीट दिखाकर अट्रैक्ट करके इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट कर रहा है। तो वो एंकर से जब बात करता है तो ये बात करता है कि आप कितने महीने तक नहीं बेचोगे, या बाजार में सेलिंग नहीं आनी चाहिए आपके स्टॉक की। ऐसा नहीं हो कि हमने 130 रुपए में अलॉटमेंट दे दिया आपको और आपने इशू के पहले दिन ही बेचना चालू कर दिया, जबकि हमारे रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर उसको नहीं बेच पा रहे हैं, या जो पब्लिक इन्वेस्टर है वो नहीं बेच पा रहे हैं। तो इस कमिटमेंट के साथ वो एंकर को फर्म अलॉटमेंट देते हैं। तो एंकर के केस में 30 डेज का लॉक इन पीरियड होता है 50% के लिए, और 90 डेज का लॉक इन पीरियड होता है बचे हुए 50% के लिए। अब एंकर को भी क्या मजबूरी होती है कि उनके स्टॉक की प्राइस यदि 30 डेज और 90 डेज के बीच में टूट जावे तो उनको नुकसान होता है, और 1 से 30 दिन में कई लोग तो एग्जिट और एंट्री करते हैं, तो लेकिन 30 से 90 दिन के बीच तक भी प्राइस टिका रहे, इस बात को इंश्योर करना एंकर का काम होता है। तो उसके लिए इंश्योर करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, वो फंडामेंटल चेक कर ले कि ये इशू क्या वो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए होल्ड कर सकता है, क्या कंपनी में पोटेंशियल है, तभी एंकर इसमें पैसा डालता है, यानी कि फंडामेंटल चेक वो कर लेता है। और दूसरी बात, वो ये चेक करता है कि बाजार में जो शेयर्स हैं वो किसके पास हैं, वो किसके हैंड्स में जा रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो वो भी अपने स्टॉक्स को सपोर्ट देने आते हैं या एडिशनल बाई करते हैं, ये मानते हुए कि कंपनी उनको अच्छी लग रही है। तो एंकर होने से ये बेनिफिट होता है। और इसी तरह जब प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्री आईपीओ दिया जाता है तो वो भी फंडामेंटल क्रॉस चेक करके लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि 1 साल उनको होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि इशू में सेलिंग आ जाए या कोई कंपनी अच्छा नहीं कर पाए तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1 साल का लॉक इन पीरियड हुआ है। तो इसलिए कुल मिलाकर इन तीनों का रोल आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि इसमें की पार्टिसिपेंट कौन हुए। सबसे पहला हुआ लीड मैनेजर। लीड मैनेजर वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरी कहानी को लिखता है। मैनेजमेंट अपनी जगह है, लेकिन आईपीओ के पूरे प्रोसेस के रिलेटेड ड्यू डिलीजेंस चलता है, डिटरमाइन करता है कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग इशू का प्राइस डिसाइड करवाता है। अब यहां पर लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आए कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं हो, या उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे, या वो चाहे तो एग्जिट करे और वो भी प्रॉफिट में करे।
यदि ज़्यादा रिच वैल्यूएशन पे आएगा तो शायद सेलिंग आके डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है या बाद में डिस्काउंट में आ सकता है, और उससे इमेज खराब होती है लीड मैनेजर की, क्योंकि मैनेजमेंट तो एक बार इशू लेके आ गया, उसके बाद में पता नहीं दूसरा उसका आईपीओ आएगा नहीं आएगा, और आएगा तो कितने साल बाद में आएगा। लेकिन लीड मैनेजर का तो बिजनेस है, तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड मैनेजर होती है, इसलिए क्वालिटी ऑफ लीड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर के पास क्या रोल है? आप एक बात मान के चलिए, जनरली आप देखते हैं कि 5% स्टेक मार्केट मेकर को लेना होता है, कंपलसरी है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि एसएमई आईपीओ लॉट्स में ट्रेड होते हैं और साथ में बहुत कम लोट होते हैं। सपोज कोई एसएमई आईपीओ, उसमें हो सकता है सिर्फ 250, 300, 400 लोट ही हो, इसका मतलब मैक्सिमम 400 इन्वेस्टर हो सकते हैं। इन 400 में से या 200 में से या 50 में से जितने भी इन्वेस्टर हो, उनमें से कोई एक इन्वेस्टर बेचना चाहता है, तो क्या होगा? लेने कौन आएगा? किसी और को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि 50, 60, 70 जो इन्वेस्टर है उन्होंने इस रिसर्च किया हुआ है और वो इसको होल्ड कर रहे हैं। तो उस केस में यहां मार्केट मेकर का रोल आता है कि वो 70% ऑफ टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज में दोनों साइड की कोट प्रोवाइड कराए, यानी कि बाई भी और सेल भी। यदि कोई क्लाइंट सेल करना चाहता है तो उसको प्राइस मिलनी चाहिए कि बाजार भाव में वो बेच सके, और यदि कोई बाई करना चाहता है तो उसको भी बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यदि सपोज 70 इन्वेस्टर हैं, उनमें से कोई बेचना नहीं चाहता और मैं लेना चाहता हूं, तो कहां से लूंगा? तो ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, यह मार्केट मेकर का काम है। इसीलिए मार्केट मेकर को चूंकि इसमें 5% लेना होता है, तो उसका भी स्किन इन द गेम होता है। तो वो भी ये चाहता है कि अच्छी कंपनी के स्टॉक में ही वो मार्केट मेकिंग करे, जिससे वो शेयर का भाव जो 5% उसने लिया है उसमें उसको फायदा हो। और धीरे धीरे यदि बाजार बढ़ता है तो दोनों टाइप की कोट देते देते कभी उसका माल एक्स्ट्रा बिक जाता है और कभी उसका कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 5% से ज्यादा यदि उसका माल बिक जाए तो क्या होगा? तो वो मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा माल लेने की कोशिश करता है कि मुझे दो, क्योंकि मुझे मार्केट मेकिंग के लिए एक्स्ट्रा माल की जरूरत है। ये सारा टाई अप होता है मार्केट मेकर और मैनेजमेंट के बीच में। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, वो आ गया एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर, जैसा मैंने कहा कि 30 डेज और 90 डेज के लॉक इन पीरियड पे होता है। ये आईपीओ आने से पहले जब भी इसमें पैसा लगाते हैं तो मैनेजमेंट से और लीड मैनेजर से बात करते हैं, और क्योंकि इनको ये प्रॉमिस करना होता है कि 30 और 90 डे नहीं बेचेंगे, और लीड मैनेजर चाहता है कि कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करे, उसकी कंपनी इतनी अच्छी है, इस बात को समझा कर उसको लेके आए, तो वो अच्छी तरह से फंडामेंटल चेक करते हैं। जब भी किसी इश्यू में एंकर हो, और स्पेशली कुछ अच्छे एंकर हो, तो ये मान के चलिएगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए आए हैं, और यदि ऐसा है तो इसका मतलब कि कंपनी अच्छी है। ये प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं इससे पहले कि बड़ा स्टेक लें, तो एंकर होना ये अच्छी बात। तो ये टोटल जो मेन पार्टिसिपेंट्स हो गए उनकी बात हो गई। जैसे हम बात करते हैं तो जब कुछ अच्छे एंकर्स जैसे राजस्थान ग्लोबल, आशीष कचोलिया, एबेकस वाले सुनील सिंघानिया, इस तरह, और या फिर कुछ बैंक, सपोज एचडीएफसी बैंक का नाम आ गया एंकर में, तो ये ऐसे लोग होते हैं या इसी तरह के लोग यदि आते हैं तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, उन्होंने भी फंडामेंटल चेक कर लिया और मुझे भी कंपनी अच्छी लगती है, तो इसमें लगाना कोई नुकसान का सौदा नहीं हो सकता है। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं 2 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में जो आईपीओ आए हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने को ही मैं एनालाइज कर रहा हूं अभी आपके सामने। इस समय जो लीड मैनेजर के आईपीओ आए हैं उनमें सबसे ज्यादा आईपीओ आए हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड का, जिनके 6 आईपीओ आए हैं। 6 आईपीओ पॉजिटिव लिस्ट हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज तक पॉजिटिव चल रहे हैं, यानी कि 100% पॉजिटिव लिस्टिंग की इन्होंने एक्सपीरियंस दिया है इन्वेस्टर को। दूसरा, बी लाइन कैपिटल, इनके 3 आईपीओ आए हैं इस पीरियड में, तीनों के तीनों पॉजिटिव रहे हैं। चॉइस कैपिटल एडवाइजरी 2 आईपीओ आए हैं, दोनों पॉजिटिव रहे हैं। जीवाईआर कैपिटल 4 आईपीओ आए हैं, चारों पॉजिटिव रहे हैं। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग 1 आईपीओ आया है, 1 पॉजिटिव रहा है। इसके बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पर, जिसमें स्वास्थ्य जिसके 4 आईपीओ हैं, 3 पॉजिटिव हैं। ये मैं लिस्टिंग डे की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसके 1 आध महीने बाद तक, यानी आज तक के आसपास की बात कर रहा हूं। इंटरैक्टिव फाइनेंशियल 3 आईपीओ आए, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चल रहा है आज। इसी तरह नरनोलिया फाइनेंशियल 3 आईपीओ आए, 2 पॉजिटिव चल रहे हैं, 1 नेगेटिव चल रहा है। फेडेक्स 3 आईपीओ आए, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। फास्ट ट्रैक 2 आईपीओ आए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यानी 50-50%। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट 1 और 1। खांडवाला सिक्योरिटीज 2 आईपीओ आए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। और इसी तरह से
कॉर्पस एडवाइजरी जिसका एक आईपीओ आया है वो भी नेगेटिव है। तो इस तरह से हमें क्या देखा, हमने जो टॉप 5 लीड मैनेजर देखे हैं उनके यदि इश्यू आए तो हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए या उन्हें हमें पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ये है कि उनका ये अच्छी क्वालिटी के आईपीओ ही लेके आते हैं, हल्की क्वालिटी के आईपीओ नहीं लेके आते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन हो गया। तो टॉप 5 में कौन से नाम आ रहे हैं, हेम सिक्योरिटीज, बी लाइन, चॉइस कैपिटल, जीवाईआर कैपिटल, आफ्टर ट्रेड, ये पांचों के जो भी आईपीओ आए हैं कोई भी नेगेटिव नहीं चल रहा है। अब हम बात करते हैं 2 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक टोटल कितने आईपीओ आए। तो टोटल 40 एसएमई आईपीओ आए जिनमें से 28 अभी भी पॉजिटिव चल रहे हैं और 12 नेगेटिव चल रहे हैं। इन 28 जो पॉजिटिव चल रहे हैं उसमें से 22 में एंकर इन्वेस्टर थे और जो 12 नेगेटिव आए हैं उनमें से सिर्फ 4 में एंकर इन्वेस्टर थे, 8 में एंकर इन्वेस्टर नहीं है। इसका मतलब आप देखिए कि यदि एंकर इन्वेस्टर है तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इसमें लिस्टिंग पॉजिटिव होगी और बाद में भी पॉजिटिव चलेगा। आइए अब हम देखते हैं, उस कहानी को जानते हैं कि ये जो 28 नेगेटिव है उनमें से टॉप 12 मैंने निकाले। तो उनमें से सबसे पहला इशू आता है शेयर समाधान या सारे समाधान, जो भी इसका नाम हो। 74 इशू प्राइस था, 73 रुपये 5 पैसे खुला, 76 रुपये 5 पैसे का हाई गया, 69 रुपये 40 पैसे उस दिन लो गया और क्लोजिंग हुई 74 रुपये 87 पैसा। यहां खास बात क्या है कि जब 74 का इशू प्राइस था, इशू लिस्टिंग के एक दिन पहले 20 रुपए ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा था, लेकिन फिर भी 74 का 73 रुपए लिस्ट हुआ है। लीड मैनेजर नरनौंडिया, मार्केट मेकर निकुंज और कुछ एंकर वहां पर थे, लेकिन जो एंकर थे उनमें से कोई भी वेल नोन नेम हमें नजर नहीं आया है। नेक्स्ट डे फर्स्ट डे लिस्टिंग जिसमें 8 पार के आसपास चल रहा है और उस नेक्स्ट डे लोअर सर्किट लगा, उसके बाद में अगले 2.5 दिन तक लोअर सर्किट रहा, यानी कि 2.5 दिन का फंडा यूज हुआ और नेगेटिव चला गया, आज तक नेगेटिव चल रहा है। ये सारे समाधान की कहानी है। सारे समाधान क्या, सारे समाधान का असमाधान कर दिया है इसने। तो उसके बाद में सेकेंड आईपीओ की हम बात करते हैं, नेचर विंग्स हॉलीडेज। 74 इशू प्राइस, 95 रुपए खुलता है, 99 रुपए 25 पैसे हाई जाता है, लो 90 रुपए 25 पैसे जाता है और उसी दिन लोअर सर्किट पे बंद होता है। 74 का आईपीओ 95 खुलता है। प्रीमियम ग्रे मार्केट में एक दिन पहले 30 रुपए प्रीमियम था, उसके हिसाब से 104 रुपए खुलना चाहिए था, लेकिन 95 ही खुलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोअर सर्किट पे जाता है। इसका लीड मैनेजर, फेडेक्स, मार्केट मेकर, प्योर ब्रोकिंग और ग्रे मार्केट प्राइस 30 रुपए था, कोई एंकर नहीं था। और ये जो 74 रुपए का इशू प्राइस था वो 9 दिन तक लोअर सर्किट लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये ग्रे मार्केट प्राइस वाले गए कहां। 9 दिन तक लोअर सर्किट खुलता है और फिर 60 रुपए के आसपास, 58, 60, 62 के आसपास खुलता है, यानी कि 74 वाला अल्टीमेटली आपका और हमारा तो 60 रुपए के आसपास बिका और जिस दिन खुला उस दिन अपर सर्किट लग गया। तो यहां हमें एक लेसन क्या मिलता है कि यदि कोई आईपीओ लोअर सर्किट लगने लग जावे तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसमें बड़ा वॉल्यूम हो गया, मोस्ट प्रोबेबली वो 2.5 दिन में होता है, 5वें दिन में होता है या फिबोनाची नंबर के हिसाब से 8वें दिन में होता है। तो यदि इन दिन में आप ध्यान रखिए, यदि उस दिन सर्किट खुलता है तो अपर सर्किट में बेचने में लगाएं, न कि लोअर सर्किट में। यदि आप लाइन लगाएंगे तो 2-4 लाख लोग लाइन पे लगे रहते हैं और ऑपरेटर यही देख रहा होता है कि लाइन जैसे ही मैच्योर हो जाए सारा माल उठाकर उसी दिन बायर सर्किट लगा दो, तो उस समय लाइन में लगने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां हम बात करते हैं रूल ऑफ 5 की। हमें पहली बात तो हमें इसमें एग्जिट नहीं मिली, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि पहले ही खुलते ही प्री ओपन में बेच देंगे, क्योंकि प्री ओपन में कई चीजें नीचे खुलती है, कई चीजें ऊपर खुलती है और ऊपर खुलने के बाद में ऊपर 2-4-5 दिन उसके बाद में भी अपर सर्किट लगा देता है या नीचे खुलने के बाद भी नीचे का सर्किट लगाते रहते हैं। तो हम 5 दिन देखना चाहते हैं। अब चूंकि ये 9 दिन नहीं खुला तो उसके बाद में फिर हम यूज करते हैं इसमें 2.5 दिन का फंडा, यानी कि 9 दिन के बाद में जिस दिन खुला उस दिन नहीं बेचकर या उस दिन अपर सर्किट में बेचने का प्लान करते हैं या 1-2 दिन देखकर आराम से बेच लेते हैं, यानी कि 5 डे के बाद में 2 दिन में बेचने का हम प्लान करते हैं। वो उस कंडीशन में
जबकि लोअर सर्किट लग रहा हो तो हमें 2 दिन का वेट करना होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं फर्स्ट डे ही बेच लेता हूं, लेकिन अपर सर्किट पर जिस दिन लोअर से अपर जाता है यानी कि 10% का मूवमेंट हो जाता है उस दिन मैं प्लान करता हूं। तीसरा आईपीओ था जेईएम ग्लोबल। 61 का इश्यू प्राइस 64 रुपए 5 पैसे खुलता है, हाई भी वही जाता है 57 रुपए 95 और उस दिन का क्लोज होता है 62 रुपए। इसका लीड मैनेजर है कॉर्पस एडवाइजरी और मार्केट मेकर है एनएनएम सिक्योरिटीज। लास्ट ग्रे मार्केट प्राइस था 24 रुपए, लिस्टिंग 61 अलॉटमेंट का 64 हुआ, सिर्फ 3 रुपए प्रीमियम पर। रिनाउड एंकर इसमें कुछ थे और ये जेईएम क्लोजिंग में 64 रुपए 5 पैसे पर अपर सर्किट में बंद होता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अपर सर्किट में 2-3-4 लाख शेयर के बायर थे, वो अगले दिन खुलता है और लोअर सर्किट लग जाता है। अगले 4 दिन तक लोअर सर्किट रहता है और 60 रुपए के नीचे जाकर आपको एग्जिट मिलती है। और जिस दिन लोअर सर्किट खुलता है उस दिन अपर सर्किट लग जाता है। यानी कि जैसे आप जैसे लोग जो जनरल इन्वेस्टर होते हैं वो लोअर सर्किट पे माल लगा के रहते हैं कि मेरा माल तो बिक जाए, सबसे पहले मैं लगा दूं। जब उसने देखा 2-4-5 लाख शेयर हो गए, 5 लाख शेयर एक साथ उठाए और उसी दिन अपर सर्किट लगा दिया। अब माल सबका बिक चुका था और साथ में हम रिग्रेट करते हैं, यार आज ही क्यों बेचा मैंने, 4 दिन क्यों नहीं बेचा। 4 दिन आपका माल बिका ही नहीं, उसमें 1000-2000 शेयर में काम होता है या 1-2 लोट में काम होगा। लेकिन जिस दिन ज्यादा लोट में काम हो जाएगा उस दिन तो नहीं बेचना है, तो आपको लाइन लगने का कोई यूज नहीं है। अब दूसरी बात, जब ये जिस दिन ये स्टॉक खुला उस दिन बायर सर्किट लग चुका है, क्लोजिंग में 2-4 लाख शेयर के बायर हैं। जरा सोचिए, एज ए रूल ऑफ फाइव यदि हम फॉलो करते हैं तो क्या हम ऐसे स्टॉक को बेचेंगे? क्योंकि जब मैं सक्सेसफुल स्टॉक की गिनती बताऊंगा तो उसमें ऐसे स्टॉक्स में 5-5, 7-7 सर्किट लग जाते हैं, तो नेचुरली हम नहीं बेचेंगे। मैं पूछता हूं, ये जो 5 लाख 3 लाख शेयर के बाहर थे वो अगले दिन सुबह कहां चले गए? इनको पहले दिन तो लेना था, अगले दिन नीचे भाव में नहीं लेना है। ये सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको आपका माल उस दिन आप नहीं बेच दो इसके लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको कूलली रूल ऑफ 5 फॉलो करना है, क्योंकि इसमें कौन रियल बढ़ेगा और कौन सा रियल नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ ऑपरेटर को पता है कि वो क्या कर रहा है या उनको पता है जो इसमें गेम कर रहे हैं। तो बेटर है कि उन्होंने उस दिन अपर सर्किट लगा दिया और बायर लगा के खड़े हैं, तो आप और हम बायर में नहीं बेचेंगे, नेक्स्ट डे लोअर सर्किट में खोल दिया, क्या कर लेंगे हम लोग? तो ऐसा कुछ भी होता है तो आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। चौथा आईपीओ है बॉस पैकेजिंग। 66 का इश्यू प्राइस 82 रुपए 50 पैसे ओपन होता है, हाई 86.60 जाता है, लो 74 रुपए 78 रुपए 40 पैसे, क्लोजिंग 86 रुपए 60 पैसे। फेडेक्स लीड मैनेजर मार्केट मेकर BN राठी सिक्योरिटीज है, कोई एंकर नहीं है। लास्ट ग्रे मार्केट प्राइस 5 रुपए था, 66 रुपए का इश्यू प्राइस, ग्रे मार्केट प्राइस 5 रुपए, खुलता है 82 रुपए। अब बॉक्स पैकेजिंग में भी वही हाल होता है, पहले दिन बायर पेक पे क्लोज होता है और दूसरे दिन ओपनिंग ही लोअर सर्किट से हो जाती है। वो कहां गए 3-4 लाख बायर जो पहले दिन बायर पेक में खड़े थे लाइन लगा के कि मुझे माल चाहिए? जरा समझ लो आप गेम, ज्यादा कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन 7 लोअर सर्किट लगते हैं, 8वें दिन खुलता है और 60 रुपए में खुलता है। 66 रुपए का इश्यू प्राइस हम लोगों के 60 रुपए बिकता है और जिस दिन 60 रुपए 8वें दिन खुलता है उसी दिन अपर सर्किट लग जाता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज। इश्यू प्राइस 110 रुपए, ओपन 115 रुपए 5 पैसे, हाई 120 रुपए 80 पैसे सर्किट पे क्लोज हुआ है, लो 115 रुपए 5 पैसे और क्लोजिंग भी 120 रुपए 80 पैसे जो सर्किट पर है। लाखों शेयर बायर होंगे सर्किट पर। लीड मैनेजर इन्वेंचर मर्चेंट ब्रोकर्स एंड मार्केट मेकर है SVCM, एंकर नहीं है। लिस्टिंग के पहले दिन 20 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, उस हिसाब से 110 वाला 130 खुलना चाहिए था, 115 रुपए खुला है। उसके बाद में 2 दिन अपर सर्किट लगता है और उसके बाद यानी कि 2.5 दिन के फंडे के बाद में लोअर सर्किट लगना चालू होता है। जो 3 दिन 4 दिन तक लोअर सर्किट लगता है वो लोअर सर्किट खुलता है 5वें दिन जाकर। इस केस में यानी पैरामेट्रिक्स के केस में जब 2.5 दिन में अपर सर्किट खुला तो हमने क्या देखा, अपर सर्किट पर वॉल्यूम हो गया और उसके बाद में आराम से खुलते हुए नीचे आया। तो हमें ये टाइम होता है बेचने का कि इस समय हम निकल जाएं। तो ये हमारा रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग यहां अपने को निकल जाना चाहिए था। लेकिन यदि हम नहीं निकले तो फिर उसके बाद में तो आपको 110 रुपए में ही जाके एग्जिट मिलती है, जबकि इशू प्राइस भी 110 रुपए था। और यदि आप 2.5 दिन जिस दिन खुला उस दिन यदि एग्जिट करते तो उस दिन का लो 120 रुपए और हाई 133 रुपए था, कहीं भी एग्जिट कर सकते थे। तो नेक्स्ट आईपीओ आता है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक लिमिटेड। 84 का इशू प्राइस, ओपन होता है 103 रुपए में, हाई जाता है 108 रुपए और अपर सर्किट लग जाता है, लो 99 था।
अपर सर्किट लगने के बाद में दूसरे दिन सीधा ही लोअर सर्किट खुलता है। अरे ये पहले दिन वाले 2-3 लाख शेयर जो बाहर थे वो कहां चले गए? डायरेक्ट लोअर सर्किट। इसका मतलब कि यहां पे पंटर ही चाहता था कि आप पहले दिन नहीं बेचें, ये देखें कि अपर सर्किट में दूसरे दिन ऊपर खुलेगा तो हम बेच लेंगे। और इसका लीड मैनेजर था गीटेक्स कॉर्पोरेट और मार्केट मेकर है गीटेक्स शेयर ब्रोकिंग। कोई एंकर नहीं है। लास्ट ग्रे मार्केट प्राइस था 10 रुपए। 10 रुपए से ऊपर तो खुला, यानी कि 84 वाला 103 रुपए खुला और सर्किट 108 रुपए पे लगता है, लेकिन बेचने किसी को नहीं दिया। बेचने कब दिया? बेचने दिया 7वें दिन बाद में, जिस समय इसका प्राइस था 75 रुपए 65 पैसे और सर्किट में बंद हुआ 83 रुपए और कुछ पैसे में। तो कुल मिला के अगेन यहाँ पे वही लेसन आता है कि लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन वो सर्किट खोले उस दिन आराम से सोच के बेचेंगे। जरा वैसे भी आप सोचिए कि जब लोअर सर्किट में है तो आप क्या कर सकते हैं? जो करना है वो तो वही करेगा। और यदि आप लाइन में लगते रहे तो जिस दिन वो माल खा जाएगा उस दिन अपर सर्किट लग जाता है और फिर बाद में हम पछताते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तो यदि आप नहीं बेच पाते हैं तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन दोनों तरफ का नॉर्मल भाव दिखे, जिस दिन वॉल्यूम दिखे, उस दिन समझ लेना कि कोई माल उठा के ले गया है। और माल उठा के ले गया है इसका मतलब कि ये जब ये खुलने वाला है और खुलकर मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन अपर सर्किट आपको 99% केसेस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आईपीओ है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। 117 रुपए का इश्यू प्राइस। ओपन होता है 117 रुपए, हाई जाता है 122 रुपए 85 पैसे, सर्किट लग जाता है लो में 111 रुपए 15 पैसे। एक दिन पहले ग्रे मार्केट प्राइस क्या था? 105 रुपए। जो 105 रुपए ग्रे मार्केट प्राइस था वो ग्रे मार्केट वाले बाहर कहां गए? जो 8 पार खुला है, कम से कम 70-80 रुपए प्रीमियम तो खोल देते, लेकिन नहीं, उस दिन बाहर सर्किट लगता है और ग्रे मार्केट देखकर आप और हम भी तो बेचेंगे नहीं। आप हम क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि ग्रे मार्केट इतना अच्छा है, इसका मतलब किसी कारण से नीचे खुल गया तो कम से कम 100 नहीं तो 50 रुपए प्रीमियम तो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले दिन यानी कि लिस्टिंग वाले दिन अपर सर्किट, सेकेंड डे अपर सर्किट और थर्ड डे ये जो 2 दिन के बाहर थे पता नहीं कहां चले गए, वो तीसरे दिन गायब हो गए डायरेक्ट लोअर सर्किट। जरा सोचो, आपको थर्ड डे अपर सर्किट तो लगता, जो सेकेंड डे 128 रुपए में बाहर है वो नेक्स्ट डे 118 रुपए में नहीं ले रहा है और लाइन लगा के खड़ा था उस दिन। बस यही समझ में नहीं आता है। लेकिन इस केस में दूसरे दिन भी माल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यदि हम उस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगेंगे कि दूसरे दिन वॉल्यूम हुआ है? इसका मतलब कि यहां माल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहां बेचना चाहिए। लेकिन यदि बेच दिया तो बहुत अच्छी बात है, रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग आप 5वें दिन विदिन 5 डे कभी भी बेच सकते हो। लेकिन नहीं बेचा तो उसके बाद में तो भगवान ही मालिक है। और ये 8 दिन तक लोअर सर्किट लगा। 8 दिन बाद में जब भाव खुला तो 73 रुपए में भाव खुला, यानी 117 रुपए का अलॉटमेंट प्राइस, 73 रुपए में हमें एग्जिट मिली है। तो कितना रिस्की हो सकता है एसएमई में लगाना और ढंग कमजोर इश्यू में लगाना और बेचना। इसीलिए कहते हैं कि लीड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाँ, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल में कोई एंकर नहीं था। नेक्स्ट है क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स। 86 का इश्यू प्राइस, 161 रुपए खुला, ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा था 90 रुपए, इसके हिसाब से 180 रुपए खुलना चाहिए था, 160 रुपए खुल गया, 61 रुपए खुल गया, कोई बात नहीं है। हाई लगता है उस दिन 162 रुपए, जो खुला वही। और सेकंड्स में मैं तो खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, सेकंड्स में लोअर सर्किट लग जाता है। और लोअर सर्किट लगने के बाद में 11 दिन तक लोअर सर्किट लगता है और जब भाव खुलता है तो 80 रुपए के नीचे भाव खुलता है। और जिस दिन लोअर सर्किट खुलता है उस दिन अपर सर्किट लग जाता है। तो इसका मतलब एक लेसन क्लियर है कि लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन खुल जाए उस दिन ही बेचने को आएगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं। तो लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके में कोई एंकर नहीं है। खांडवाला सिक्योरिटीज इसका लीड मैनेजर और आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर था। नेक्स्ट है आइडियल टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। इश्यू प्राइस 121 रुपए, ओपन होता है 132 रुपए 10 पैसे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था एक दिन पहले 20 रुपए, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ था। हाई 138 रुपए और 70 पैसे बंद हुआ और वही अपर सर्किट था। उसके अगले दिन अपर सर्किट लगता है और तीसरे दिन यानी कि 2.5 दिन का फंडा लगकर वो डिस्ट्रीब्यूशन होकर और उसके बाद में रेगुलर बेसिस पर 5 लोअर सर्किट लगते हैं और लास्ट में जो एग्जिट मिलती है वो मिलती है आपको 80 रुपए के आसपास, 78 टू 82 के बीच में। और जिस दिन लोअर सर्किट खुलता है उस दिन अपर सर्किट भी लग जाता है। तो यहां क्या लेसन था कि दूसरे और तीसरे दिन जब इसमें वॉल्यूम हुआ, स्पेशली तीसरे दिन जब वॉल्यूम हुआ, क्योंकि दूसरे दिन तो अपर सर्किट में था, जब तीसरे दिन जब आपने देखा एक तो 2.5 दिन का फंडा भी लग रहा था, दूसरा वॉल्यूम भी हो गया है, तो बस वो आपके लिए एग्जिट का बेस्ट टाइम होता है। और उस दिन की प्राइस थी 134 से लेकर 140 के बीच में। तो ये इसका एग्जिट एज पर रूल ऑफ 5 ये इसका एग्जिट होता है। तो ये बेस्ट एग्जिट था। यदि वहां नहीं बेच पाए तो फिर तो भगवान मालिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है
रूल ऑफ 5 फॉलो करना और आपके अलॉटमेंट वाले स्क्रिप्ट पर क्लोज वॉच रखना जरूरी है, तभी आप एसएमई आईपीओ में एज ए इन्वेस्टर, आईपीओ इन्वेस्टर अर्न कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और जहां तक इसके आइडियल टेक्नोप्लास्ट के लीड मैनेजर की बात है, स्वास्तिका लीड मैनेजर है, मार्केट मेकर सनफ्लावर ब्रोकिंग, एंकर कुछ नहीं है। नेक्स्ट है सोलू प्लास्टिक लिमिटेड, 91 का इश्यू प्राइस था, 102 रुपये खुला है। एक दिन पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम था 7 रुपये, जबकि ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा खुला है। और उसी दिन पहले दिन ही अपर सर्किट पे क्लोज होता है, सेकेंड डे अपर सर्किट पे क्लोज होता है, थर्ड डे वॉल्यूम से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि सेकेंड और थर्ड डे वॉल्यूम हो रहा है। इन दोनों दिन आपका बेचने का बेस्ट टाइम था। उसके बाद में तो फिर भगवान मालिक है, 102 रुपये जो लिस्ट हुआ था वो 6 लोअर सर्किट लगते हैं और उसके बाद में उसका 102 रुपये जो खुला था उस 6 लोअर सर्किट बाद में 80-85 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, वो उस दिन आपको एग्जिट मिली है। इसके बाद में तो आज तो ये टूटते टूटते 56 रुपये और कुछ पैसे आ गया है और कब अभी भी जनरली लोअर सर्किट पे ही चलता है। तो आप देख लीजिए किस तरह के इश्यू आ रहे हैं और उनमें हमें किस तरह से बिहेव करना है। नेक्स्ट आईपीओ था आशापुरा लॉजिस्टिक लिमिटेड, 144 रुपये का इश्यू प्राइस, ओपन होता है 185 रुपये, जबकि पहले दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 80 रुपये, यानी कि 240 रुपये लिस्ट होना, 220 रुपये लिस्ट होना चाहिए था, लिस्ट हुआ 185 रुपये। पहले दिन ही लोअर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट 2.5 दिन तक चलता है और जिस दिन खुलता है उस दिन ऊपर के प्राइस में लगभग अपर सर्किट टच करके वापस आ जाता है। यानी कि आशापुरा लॉजिस्टिक में 160 रुपये के आसपास आपको एग्जिट मिल चुकी होगी। यहां पर सिर्फ एक दिन लोअर सर्किट लगता है और पूरी हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि उस समय से लेकर आज तक के चार्ट में कोई लोअर सर्किट नहीं है, सिर्फ एक लोअर सर्किट है, इसके अलावा जनरली इसमें लोअर सर्किट नहीं है। अब इसका रीजन हम क्या हो सकता है? नंबर 1 लीड मैनेजर बी लाइन था, जिस जो हमारी गुड लिस्ट में आता है, मार्केट मेकर स्प्रेड एक्स था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ एंकर, अच्छे एंकर इन्वेस्टर इसमें थे। इस कारण से जब किसी में अच्छे एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो एटलीस्ट सर्किट पे तो नहीं चलता है, कम से कम भाव तो रहता है। ऊंचा या नीचा होना एक अलग बात है, हमें एग्जिट मिलना चाहिए, वो हमारा मेन गोल होता है। नेक्स्ट आईपीओ है बल्क क्रॉप इंटरनेशनल लिमिटेड, इश्यू प्राइस 105 रुपये, ओपन होता है 130 रुपये। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था एक दिन पहले 82 रुपये, उस हिसाब से तो 185 रुपये से ऊपर लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन 130 ही लिस्ट होता है। हाई जाता है 136 रुपये 50 पैसे। अब आप सोचिए, हम क्या सोचेंगे कि ग्रे मार्केट के हिसाब से 180 रुपये लिस्ट होना चाहिए था, नीचे लिस्ट हो गया, 2-4 दिन अपर सर्किट लगेगा, उसमें बेच देंगे। लेकिन पहले दिन अपर सर्किट लगा, दूसरे दिन ठीक ठाक खुला, जो 2-4 शेयर के बाहर थे ना वो थोड़े से बाहर रह गए और थोड़ा सा ऊपर खुला और उसके बाद में शाम तक क्लोजिंग तक लोअर सर्किट लग गया। अब जब ये सेकेंड डे लोअर सर्किट लग रहा है तो ये हमारे लिए एग्जिट का बेस्ट टाइम था और उसके बाद में तो 6 दिन तक वॉल्यूम के साथ लोअर सर्किट लगा, यानी कि रोजाना ट्रेड हुआ और लोअर सर्किट लगा, ट्रेड हुआ लोअर सर्किट लगा। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा गाइड होने की जरूरत नहीं कि ग्रे मार्केट क्या था, हमें स्क्रीन देखकर एग्जिट कर लेना चाहिए। बेस्ट एग्जिट था सेकेंड डे, उसके बाद में फर्स्ट 5 डे में कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, फर्स्ट वो आपकी चॉइस थी। इतनी ब्रिलियंसी हो सकती है कि आप और मेरे में कि मैंने कब एग्जिट किया और आपने कब किया, कभी आप अच्छा एग्जिट कर जाएंगे, कभी मैं अच्छा कर जाऊंगा। तो ये जो आज की स्टडी थी, इन 12 आईपीओ की स्टडी और पिछले 40 आईपीओ की, यानी कि अगस्त और सितंबर के 40 आईपीओ की स्टडी जो की, उसको वो रिजल्ट आपके सामने है। इसकी एक्सेल फाइल मैं यहाँ लिंक में लगा दूंगा, आप उसको देखकर आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए और बताइए कि आपने और क्या सीखा। लेकिन मेरा कंक्लूजन तो क्या निकलता है, नंबर 1 बात, हमेशा लीड मैनेजर और मार्केट मेकर पर फोकस करो और उनकी इमेज कैसी है उस पर ध्यान रखो। उनकी इमेज यदि अच्छी है तो हम उस इश्यू में लगा सकते हैं। नंबर दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखो कि एंकर इन्वेस्टर कैसे हैं, क्या वो आए हैं, और यदि वो आए हैं तो ये मान के चलना कि ड्यू डिलीजेंस कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंकर इन्वेस्टर इंश्योर करते हैं कि लोअर सर्किट अपर सर्किट में नहीं चले, बाजार में रेगुलर ट्रेडिंग हो। क्योंकि हमने क्या देखा कि 28 पॉजिटिव में से 22 में एंकर थे, वो आज भी पॉजिटिव चल रहे हैं, यानी कि एंकर में मोस्टली 80% केसेस में पॉजिटिव चल रहे हैं, जबकि जो नेगेटिव चल रहे हैं उन 12 में से 8 में एंकर नहीं थे, इसलिए नेगेटिव चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस और गेयर मार्केट प्राइस सब कुछ मैनेज हो सकती है, उससे आप बहुत ज़्यादा गाइड नहीं हो, बल्कि आप अपने रूल्स और प्रिंसिपल पे फॉलो रखो। क्योंकि एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा एक दिन में नहीं निकाला गया है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस है। 2012 से आईपीओ आ रहे हैं एसएमई, तब से ये निकाला गया है रूल है, तब जाके ये रूल बना है। तो आप ये क्लियर इंडिकेशन ले लें
कि हमें इसको फॉलो करना है और बेस्ट डे फर्स्ट 3 दिन में ही कोशिश करो कि एग्जिट मिल जाए, और यदि अपर सर्किट में है तो वेट करना बनता है। जैसा कि मैं दूसरा वीडियो जब सक्सेसफुल एसएमई आईपीओ जहां अपर सर्किट का बेनिफिट लिखते हुए हमने बेचा है, उन सबको हम कवर करेंगे। आप में से कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं आपका रूल ऑफ 5 तो आज फेल हो गया। अरे मैं कहता हूं फेल कोई भी नहीं होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी का गेम है। इट इज क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है कि यदि आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आप 80% 70% सक्सेसफुल होंगे। 100% कोई रूल फॉलो नहीं होता। फिर तो एक ही रूल में बता देता हूं जो मेरे अलावा शायद आप में से किसी को पता नहीं है कि बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो, बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो। ये रूल कभी फेल नहीं होगा, बस आप इसको फॉलो करना है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ये रूल सीक्रेट है स्टॉक मार्केट का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस आप बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो, पर ज्यादातर इन्वेस्टर टॉप पे खरीदते हैं बॉटम पे बेचते हैं और इस कारण से नुकसान होता है। इतने सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि बॉटम पे नीचे खरीद के ऊपर बेचने से फायदा होता है। बॉटम पे भी नहीं तो नीचे खरीद के ऊपर बेच लो, इतने से फायदा होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बात समझ में नहीं आती, ऊपर खरीदते हैं और नीचे बेचते हैं। यदि इस बात में मजा हो गया हो तो कमेंट जरूर लिखना। चौथा पॉइंट, इसमें सक्सेसफुली आपको आईपीओ इन्वेस्टर बनना है, स्पेशली एसएमई के केस में, तो फॉलो कर लीजिए। नीचे आपके पास बटन है, इसको फॉलो कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन बजा दीजिए। मैंने क्या देखा है कि आप में से, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूं, 47% लोगों ने फॉलो कर रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, और 53% ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मैं 53 से कहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यदि आपकी इतनी मेहरबानी हो जाए तो मेरे 1 लाख की जगह 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो मुझे, जब आप देख ही रहे हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, हमें कितनी खुशी होगी आप ही सोचो। क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी दी है। आप बताओ, कहीं भी चैनल में कहीं भी देख लो, आप इतनी क्लैरिटी से कोई बात नहीं करता है कि रूल ऑफ 5 फॉलो करो इन केस ऑफ एसएमई और रूल ऑफ 15 फॉलो करो इन केस ऑफ मेन बोर्ड आईपीओ, तो आप लॉन्ग रन में सक्सेसफुल रहेंगे। ये आप क्लियर बना लीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलिए। ये सब बातें कौन बताता है? मैं आपको रियली बता रहा हूँ। जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है उसके पास लास्ट का काम होगा कि आपको आके बताए कि वो पैसा कैसे कमा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। आप सोचिए क्या एक्सपेक्टेशन होगी। आप साथ में एक्सपेक्टेशन छोड़िए, मैं तो यहाँ जो कमेंट आते हैं उसमें से 90% कमेंट तो पॉजिटिव होते हैं, 2-4% नेगेटिव भी होते हैं। वो तो कहते हैं कि क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, पता नहीं किस किस तरह के सिली कमेंट्स होते हैं। उनको पढ़ के तो ऐसी इच्छा होती है इनको बनाना ही बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरत है मेरे को ये सब शेयर करने की, मैं तो कमा रहा हूँ ना। आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि पिछले 2 महीने में, 1 जुलाई से लेकर अभी तक जितने भी मेरे अलॉटमेंट आए, मैंने कैसे रूल ऑफ 5 फॉलो किया, रूल ऑफ 15 फॉलो किया और क्या भाव में बेचे और आज क्या भाव था। यदि मैं आज तक रखता तो क्या होता। बाजार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आज तक यदि रखता तो क्या हाल होता। ये आपको मैं डिटेल से स्टडी लेके आऊंगा। एक बात और नोट कर लेना कि जितने आईपीओ आ रहे हैं ना, उसमें से 70% से ज्यादा आईपीओ 1 साल बाद में आईपीओ प्राइस से नीचे मिलेंगे। इसलिए बेचना बहुत जरूरी है। नहीं बेचोगे, इन्वेस्टमेंट का अलग प्लान बनाओ। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कंपनी होती है जिसपे आपको कन्विक्शन हो। हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, स्पेशली जो कंपनी पहले दिन ही प्रॉफिट नहीं दे, उसमें इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कलाना स्टील आज लिस्ट हुआ, 66 का इश्यू प्राइस था, 45 रुपये 15 पैसे में लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद में लोअर सर्किट लगा देता है और लोअर सर्किट लगाने के बाद में सारा माल उठा के ले जाता है और अपर सर्किट लगा देता है। और उसके बाद में अब देखना, अब 10-5 दिन तक अपर सर्किट ही चलता रहेगा। ये इश्यू हालांकि हमने नहीं लगाया था, लेकिन इतना ज्यादा नीचे क्यों खोला गया? इसका मतलब कि किसी ने गलती से लगा दिया ना, उसका माल भी तो छीनना है ना। 66 में लेके गया माल, यहाँ जमा करके जा, 45 रुपए जमा करा के जा, और जब वो जमा करा गया तो वो ले गया। और बाय द वे यदि वो जमा करा के नहीं जाता तो वो कहता है कि अभी 2-3 सर्किट और लोअर सर्किट देख। तो इसका मतलब माल सारा उनके पास है, उनकी चाहो जो भाव कर दो, 40 रुपए कर दो, 200 रुपए कर दो। न तो आप बेचने वाले न आप लेने वाले, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए ना इसमें बहुत सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। अब ये बात आपको कौन बताएगा कि 44 रुपए क्यों खोला? रीजन साफ है, रीजन साफ है, इंटेंशनली खोला गया। उनको तो यहां तक पता है कि अच्छा ये 6 डीमेट अकाउंट के पास अलॉटमेंट गया था, उनमें से 5 ने बेच दिया, 1 का नहीं आया है। तो वो पूछेगा बता स्टॉप लॉस कहाँ है उसका? 39 रुपए, ला 39 दिखा, उसको 38 दिखा। अब वो 38 के स्टॉप लॉस पे आ गया माल, चल अब सर्किट लगाना चालू कर दे ऊपर, तो 8-10 ऊपर के सर्किट लग जाएंगे। इस तरह से मैनेज हो सकता है ये चीजें। तो इसीलिए बहुत ध्यान देके काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छे इश्यूज में ही काम करें और लीड मैनेजर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो लीड मैनेजर हल्के फुल्के आईपीओ में किसी भी भाव में प्राइसिंग पे इशू ले आते हैं, उनसे हमें बचने की जरूरत है।
क्योंकि उनकी इमेज से हमारा प्रॉफिट लॉस ध्यान है, दूसरा वो एंकर पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इतना सब मैंने डिटेल किया, इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? आप में से कई लोगों ने, जब मैं कहता हूं कि डीमेट अकाउंट खुला लीजिए, कई लोग स्पेशली हमारे यहाँ फोन करते हैं टीम को कि सर आपके लिंक के थ्रू ही डीमेट अकाउंट खुलवाना है। रीजन कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो कोई नहीं देता है। बड़ी खुशी होती है कि आप खुद वॉलंटरी आके कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के मेरे पास ऐसे फोन भी आते हैं, सर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, आप ही के साथ करना है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि आप राइट नॉलेज दे रहे हैं और आप जो भी काम करेंगे वो हमारे बेस्ट हित में काम करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे यहाँ से, हमारी टीम से जो भी म्यूचुअल फंड या डीमेट के या कोई भी काम करेगी आपको, वो आपके बेस्ट हित में काम करेगी, न कि मेरे बेस्ट हित में। क्योंकि मेरी एग्जिस्टिंग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपके कारण है, आपके कारण ही मेरी एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए आप मेरे लिए सुप्रीम हो, आप भगवान हो, ग्राहक मेरे लिए देवता होता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डीमेट आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे यहाँ मैनेज हो, तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए। उसका एक ही तरीका है, नीचे म्यूचुअल फंड का एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे आप भरिए और किसी तरह से हमारे साथ जुड़िए। यदि आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लिंक तो उनका यूज करेंगे जिससे 2 पैसा उनको भी बेनिफिट मिले। वो मेरे से कोई भी इतनी सारे ज्ञान दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, और बिना फ्री के ज्ञान की वास्तव में कोई वैल्यू नहीं थी। कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे 999 रुपये फीस रख देना चाहिए और उस फीस पर ही सब्सक्राइबर को ही ये राइट नॉलेज देनी चाहिए। पर फिर भी मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। थर्ड थिंग, हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेंगे, बेस्ट ऑफ योर नॉलेज लेंगे। आप बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, मैं सिर्फ टर्म की बात कर रहा हूं, दूसरा कोई इंश्योरेंस चेपने का कोई मूड नहीं है। जो आपके बेस्ट हित में होगा सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन सब के फॉर्म नीचे दे हुए हैं, आप किसी तरह से हमारी टीम से जुड़िए। और साथ में आपको ध्यान है कि मैं कई बार कॉल सेंटर का नंबर देता हूं कि आपकी कोई क्वेरी हो तो कॉल सेंटर में बात करके आप करिए। जरा देखिए, मेरे पास 250, 300 कॉल्स आए थे, उनको हम फ्री सर्विस दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारे क्लाइंट हो या नहीं हो, लेकिन जब आप हमारे क्लाइंट होंगे तो एक आरएम आपको एलोकेट हो जाएगा। 40 आरएम है हमारे पास जो आपकी सेवा में बैठे हैं, वो आपकी हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेगा, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। तो कुल मिलाकर ये हमारा टोटल बिजनेस मॉडल हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट में लेके आऊंगा कि 1 जुलाई से लेकर अभी तक जो मेरे अलॉटमेंट आए उनको मैंने किस तरह से बेचा और उससे क्या लर्निंग निकल के आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 लाख सब्सक्राइबर, बाकी 53% जो फ्री में देख के जा रहे हैं ना, उनको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच।